Art is always and everywhere the secret confession as well as the undying monuments of its time. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर खान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक एक और लिटरेरी थियरी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लिटरेचर में इसकी क्या अहमियत है वो आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मार्क्सिज़म है कि मार्क्सिज़म क्या है या मार्क्सिस्ट लिटरेरी थियरी कौन सी है, इसका मतलब क्या है, इसकी इस्तेमाल कैसी होती है। लेकिन उसको जानने से पहले हमें और 3 चीज़ें जानना ज़रूरी है जो कि आगे हमें मदद करेगी। सबसे पहले जो थियरी है वो सोशलिज़म है, दूसरा कैपिटलिज़म है और तीसरा कम्युनिज़म है। सोशलिज़म के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो चीज़ें होती है मुल्क में, एक कौम में, वो एज़ अ होल जो है वो लोगों के हाथों हो, मतलब जो भी मलकियत हो वो लोगों में तकसीम हो, हुकूमत का उसमें कोई काम ना हो। इट्स अ काइंड ऑफ सोसाइटी बिल्डिंग और क्रिएटिंग थिंग्स। और दूसरा जो है वो कैपिटलिज़म है। कैपिटलिज़म में ऐसा होता है कि जो ट्रेड होती है, इंडस्ट्री होती है, वो प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट मालिकीन के हाथों कंट्रोल होती है रेदर देन बाय द स्टेट। हुकूमत में उसकी कोई दखल अंदाज़ी नहीं करती हुकूमत। और जो भी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है, जिस तरह हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान या हिंदुस्तान, जो भी कंट्रीज़ हैं वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है, तो जो भी मालिक है वो इन चीज़ों को ग्रैब करते हैं, उसके मालिक बने होते हैं। तीसरा जो है वो कम्युनिज़म है। और कम्युनिज़म का आप लोगों ने सुना होगा कि रशिया एज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री और चाइना एज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री। तो लोगों को अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स या एबिलिटी चीज़ें मिलती है। मतलब आपकी जितनी ज़रूरत है आप उतना काम करें, आप उसकी इतने एबल है तो उसके मुताबिक आपको कोई चीज़ मिलेगी। तो जो भी चीज़ें होती है वो स्टेट के हाथों में होती है और सब लोगों पे वो तकसीम करते हैं। इसमें ये नहीं होता कि एक बिज़नेसमैन है इसको ज़्यादा मिलेगा या ज़्यादा कमाने वाला है इसको ज़्यादा मिलेगा, बल्कि जितनी आपकी ज़रूरत है और जितना काबिल है आप एक चीज़ को पाने की, मतलब आप ज़्यादा काम करते हैं, चाहे आप लेबर करें या कुछ और करें, तो आपको उतना ही मिलेगा। अब जब हमने कम्युनिज़म की बात की तो कम्युनिज़म जो है वो मार्क्सिज़म से ही बनी है, इससे ही वो दरियाफ़्त हुई है। मार्क्सिज़म क्या है और कम्युनिज़म क्या है, तो इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मार्क्सिज़म जो है ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये एक थॉट है, किसी ने ये थ्योरी पेश की है, ये एक थ्योरी है या ये डेवलपमेंट ऑफ स्टेट में काम करने के लिए एक तजवीज़ है, एक मशवरा है कि एक स्टेट को, अच्छे स्टेट को डेवलपमेंट या डेवलप करने के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। कम्युनिज़म ऑन द अदर हैंड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम, या इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या स्टेटलेस भी आप इसे कह सकते हैं कि उसमें कोई बड़ा छोटा ना हो, गरीब अमीर ना हो, सब बराबर हो। तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है। ऑन द अदर हैंड मार्क्सिज़म जो है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। लेकिन असल में ये कम्युनिज़म जो है ये मार्क्सिज़म से ही बना है। मार्क्सिज़म या मार्क्सिस्ट थियरी जब आ गई, कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल्स ने इसे जब फाउंड किया, तो बाद में लोगों ने, इसके जो फॉलोअर्स है, उन्होंने इसे बेसिस या बेसिक जो कम्युनिज़म है वो इससे अख़ज़ किया, इससे बनाया। ये एक पॉलिटिकल या इकनॉमिक थियरी है। इकनॉमिक मतलब ये इकॉनमी से भी रिलेटेड है कि अगर पैसा एक मुल्क में है या लोगों के पास है तो वो किस तरह तकसीम होना चाहिए और किस तरह एक दूसरे को मिलना चाहिए। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिशियंस या एक मुल्क या स्टेट को इसे फॉलो करना चाहिए और पूरे मुल्क में इसको मुल्क पे अप्लाई करना चाहिए। या सिंपल वर्ड्स में आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल या फिर इकनॉमिक थियरी है। और जिस थियरी में एक सोसाइटी में कोई भी क्लास ना हो, कोई गरीब क्लास ना हो, कोई मिडिल क्लास ना हो, कोई एलीट क्लास ना हो, सब बराबर हो और एवरीवन वर्क्स फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। हर कोई काम करेगा कि हमारा माशरा किस तरह तरक्की करे, हर कोई काम करेगा कि हमारा माशरा किस तरह आगे बढ़े। तो उसके मुताबिक, उसके मेहनत के और उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको हुकूमत या स्टेट जो है वो खाने के लिए या शेल्टर वगैरह या कपड़े पहनने के लिए सारी चीज़ें वो दे देंगे, प्रोवाइड करेंगे। मार्क्सिज़म को समझने के लिए अगर हम और डिटेल में जाए तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि ये एक कल्चरल या फिर सोशल थियरी है। इसका मतलब ये है कि जो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि असल में थियरी है क्या, एक लिटरेरी थियरी होती है और एक सोशल थियरी होती है। आप ऊपर आई में क्लिक करके देख सकते हैं कि उसमें डिफरेंस क्या है और इसकी डिटेल में आप जान सकते हैं। तो ये एक कल्चरल या सोशल थियरी है, मतलब ये लोगों के लिए थी।
पहले ये थ्योरी कोई लिटरेरी थ्योरी नहीं थी कि वो किसी टेक्स्ट पे अप्लाई हो या टेक्स्ट पे अप्लाई होने के लिए हो, बल्कि ये एक आइडियोलॉजी है कि सोसाइटी को इससे कोई फ़ायदा हो या किसी कल्चर को या लोगों को इससे कोई फ़ायदा हो। और इसमें कुछ सेट होते हैं, ये जो मार्क्सिज़म है इसमें कुछ सेट होते हैं या रूल्स होते हैं कि सोशल या इकनॉमिक या पॉलिटिकल आइडियाज़ जो है वो चेंज हो सकते हैं। किस तरह चेंज हो सकते हैं? अगर मैं एक मार्क्सिस्ट हूँ और मार्क्सिज़म को फॉलो करूँ, तो मेरी जो आइडियोलॉजीज़ है सोशलिज़म के बारे में, इकनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में या पॉलिटिकली जो मेरे आइडियाज़ है, मुझे उसे चेंज करने के लिए मार्क्सिज़म को अगर फॉलो करना पड़ा तो उससे मेरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ये मार्क्सिज़म का दावा है, क्योंकि जो हमारे आइडियाज़ है इधर एशिया में या फिर यूरोप में वो ग़ुलामी के ही है। मार्क्सिज़म कहती है कि ये ग़ुलामी के आइडियाज़ है। आप अपने पॉलिटिशियंस को फॉलो करते हो, इकोनॉमी जो भी है लोग या सोशलिस्ट है आप उसे फॉलो करते हो, तो इस आइडियाज़ को अगर चेंज किया जाए तो हमारी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, हम अमीर हो सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं, हम आज़ाद हो सकते हैं। और मार्क्सिज़म जो है ये एड्रेस करती है एक चीख को, ये एक पुकार है वर्किंग क्लासेस के लिए, जो लोग मेहनत मजदूरी या दिहाड़ी या लेबर करते हैं। ये इसके लिए एक रोने वाली थ्योरी है। ये उन लोगों के बारे में सोचती है कि ऐसा क्यों है, ये ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इसको कम क्यों मिलता है। एक बिज़नेसमैन है या कोई और अमीर आदमी या फैक्ट्री का मालिक है, वो एसी के रूम में बैठा है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, वो पसीना नहीं बहा रहा और उसको पैसे सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। और ये एक मशवरा भी ज़रूर देता है लोगों को कि पीपल शुड फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द चेन ऑफ सोशल, इकनॉमिक और पॉलिटिकल ऑपरेशन। जो भी मुजालिम होते हैं लोगों पे, वो इकॉनमी के ज़रिए हो, पॉलिटिकली हो या फिर सोशली हो, माशरा उस पर जो जुल्म करता है, पॉलिटिशियंस उस पर जो करता है, या पैसों या माल की वजह से जो उस पर ऑपरेशंस होते हैं जुल्म, उससे ख़ुद को निकालना चाहिए। और ये भी कहता है मार्क्सिज़म कि अगर लोग ये रियलाइज़ करें कि वो फ्री नहीं है तो वो इन सब चीज़ों के लिए फिर मेहनत करेंगे। लेकिन हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि हम फ्री है कि नहीं, हम तो सब कहते हैं कि हम फ्री हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मार्क्सिज़म के अल्फाज हैं। और ये भी कहता है कि ह्यूमैनिटी को कैसे सेव किया जाए एक मीनिंगलेस लाइफ से, एक बेमकसद लाइफ से। मतलब इंसानियत तो यही है कि सारे इंसान बराबर हो, जिस तरह हर रिलीजन कहता है कि उसमें काला गोरा नहीं है, उसमें कौमियत परस्ती नहीं है, ये चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को अगर फॉलो करना है, उसको मानना है, उसके बारे में सोचना है, तो मार्क्सिज़म को फॉलो करो, क्योंकि ये क्लासेस के बारे में बात नहीं करता, सब इंसान बराबर है, इकनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली। अब अगर हम ये मार्क्सिज़म की हिस्ट्री पे बात करें तो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी हिस्ट्री है। शॉर्टली हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इसकी हिस्ट्री या ये कहाँ से आई है। तो आप लोगों ने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। कार्ल के मार्क्स से ही मार्क्सिज़म बना है, मतलब मार्क्सिज़म का जो वर्ड है वो कार्ल मार्क्स से बना है, कार्ल मार्क्स के मार्क्स से बना है। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने ये थियरी इकट्ठे पेश की थी। और ये स्टार्ट से एक लिटरेरी थियरी नहीं थी, जिस तरह मैंने पहले कहा, ये एक सोशल या फिर कल्चरल थियरी थी। 19 सेंचुरी 1850-40 के दरमियान ये चीज़ फैली और लोगों ने ये थ्योरी जो है वो सुनी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के ज़रिए। सोशल थियरी है और सोशल क्लास के लिए है, मतलब ये क्लासेस जिस तरह मैंने पहले इसकी डिफिनीशन में कहा कि ये इसलिए है कि गरीब और अमीर में फ़र्क ख़त्म हो जाए। और मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है ये 20वीं सेंचुरी तक डेवलप नहीं हुई थी। जब 1901, 1902, 3, 4 ये साल शुरू हुए तो उसके बाद ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आ गया और राइटर्स ने टेक्स्ट में और ऑथर्स में ये चीज़ ढूंढना शुरू कर दिया। उससे पहले ये एक सोशल और कल्चरल थियरी थी। मार्क्स और एंगल्स जो है वो लिखते हैं उनके दो फेमस वर्क्स, एक का नाम है द जर्मन आइडियोलॉजी जो कि 1845 में पब्लिश की गई थी, और दूसरा जो है वो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है जो कि 1848 में पब्लिश हुई थी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसलिए लोग इसे ज़्यादा पढ़ते हैं और इसी से ही हमारा जो ये क्रिटिसिज्म है, ये जो थ्योरी है कार्ल मार्क्स की मार्क्सिज्म, ये इसी से ही हाज होती है। दोनों कहते हैं कि कॉन्शसनेस या फिर जो हमारा अक्ल और शऊर है वो हमारी ज़िंदगी नहीं बनाती, बल्कि हमारी ज़िंदगी ही कॉन्शसनेस, हमारा अक्ल, शऊर या फिर होश
बनाती है। इस जुमले से मुराद ये है कि हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ पले बड़े हैं, हम जहाँ खाते पीते हैं, उसी इलाके के उन लोगों के असरात हम पे होंगे। उस ज़िंदगी से, उस माहौल से हमारा अक्ल बनेगा। जिस तरह हम अगर मुसलमान फ़ैमिली में पैदा होते हैं तो मुसलमान होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, हिंदू होते हैं, जहाँ हम पैदा हो जाते हैं उसी के असरात और उसी के लिए फिर हम लड़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो अक्ल आता है वो हमारे ज़िंदगी गुजारने या पास करने के तौर तरीक़ों से आ जाती है, ना कि हमारे अक्ल से हमारी ज़िंदगी बनती है। ये दोनों फिर आगे ये भी कहते हैं कि ये जो फोर्सेस है, गरीब अमीर और ये जुल्म है और ये ज़्यादती है, ये जो फोर्सेस है इससे हमारे साथ 4 हिस्टोरिकल पीरियड्स बनते हैं, जिसको फ्यूडलिज़म, कैपिटलिज़म, सोशलिज़म और कम्युनिज़म कहते हैं। फ्यूडलिज़म से मुराद जागीरदारी वगैरह है, जागीरदाराना निज़ाम जो होता है। और ये जो 3 हमने पढ़ लिए, कैपिटलिज़म, सोशलिज़म और कम्युनिज़म। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो वर्क है उसमें ये भी कहते हैं ये दोनों कि ये जो कैपिटलिस्ट है या ये जो अमीर लोग हैं, एलीट क्लास के लोग हैं, ये प्रोलेटरिएट विद वेज अर्नर्स जो कि मज़दूरी करते हैं, मंथली बेसिस पे दिहाड़ियाँ वगैरह करते हैं या वीकली पे, ये जो है ये कैपिटलिस्ट उसको एनस्लेव करते हैं, उसको ग़ुलाम बनाते हैं। और इनको चाहिए, इन गरीबों को चाहिए, इन प्रोलेटरिएट को चाहिए कि वो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में दे दे, वो मेहनत करे इस चीज़ के लिए, इस ग़ुलामी से वो निकल जाए। दास कैपिटल एक और वर्क है, मार्क्स ने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने 1867 में ये पब्लिश हुई थी। उसमें वो कहते हैं कि अ फ्यू विल बी द एम्प्लॉयर्स बट मैनी मोर विल बी द एम्प्लॉयज़, कि बहुत कम तादाद में अमीर लोग होंगे, वो बहुत ज़्यादा तादाद के एम्प्लॉयज़ पे बादशाही करेंगे, उस पर हुकूमत करेंगे। तो गरीब जो होंगे, गरीब तबका जो होगा वो ज़्यादा होगा तादाद में, वो मेहनत मज़दूरी और तकलीफ़ उठाने वाले लोग ज़्यादा होंगे और मज़े लेने वाले लोग बहुत कम होंगे। वो ये भी कहते हैं दास कैपिटल में कि अमीर जो है वो अमीर तर बनता जा रहा होता है या होगा, और गरीब जो है वो गरीब बनता जाएगा, गरीब तर, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्रेस्ड होगा, उस पर जुल्म होगा, उसके टेंशन जो है वो ज़्यादा और बढ़ेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री में अगर रशिया को देखें तो रशियन एक फ़िलासफ़र था जिसका नाम जॉर्जी प्लेखानोव था। और जॉर्जी प्लेखानोव जो है वो उन्होंने मार्क्सिज़म को जब सराहा, उन्होंने इसे अप्रिशिएट किया और पढ़ा और पसंद किया, तो उन्होंने उस पर एक बुक लिखी, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ मार्क्सिज़म, 1908 में पब्लिश हुई थी। और एक और वर्क है उसका, आर्ट एंड सोशल लाइफ, जो कि 1912 में उन्होंने पब्लिश की थी। तो ये दोनों वर्क जब रशियंस ने पढ़े तो वो उससे ज़्यादा इम्प्रेस हुए। और रशिया जो है वो सबसे पहला नेशन है वर्ल्ड में, दुनिया में, जिसने मार्क्सिज़म को एम्ब्रेस किया, उसे तस्लीम किया, उसे माना और फॉलो किया। उसके बाद स्टेलिन और लीनिन जो है इसके हीरोज़ हैं रशिया के, उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी पसंद किया। अब मॉडर्न एज में अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो अमेरिकन एक फ़ेमस राइटर है फ्रेडरिक जेम्सन, उन्होंने इस पे एक वर्क लिखा है द पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस 1981 में। और इसके अलावा एक ब्रिटिश फेमस राइटर है, टेरी एगल्टन नाम है उसका, उन्होंने इस पे 2 वर्क्स लिखे हैं। एक मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जो कि एक लिटरेरी बुक है, और दूसरा लिटरेरी थियरी इन इंट्रोडक्शन 2008 में उसने लिखी है। एक फ़ेमस वर्क है और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ाई भी जाती है, एज अ लिटरेरी थियरी, एज अ लिटरेरी थियरीज़ बुक वगैरह। अब हम ये पढ़ते हैं कि असल में मार्क्सिज्म एज अ लिटरेरी थियरी या मार्क्सिस्ट लिटरेरी थियरी कौन सी है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो मार्क्सिस्ट जो क्रिटिक्स होते हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि स्टडी ऑफ लिटरेचर या स्टडी ऑफ सोसाइटी जो है वो एक ही चीज़ है, वो बाउंड करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ये एक दूसरे से अलग है ही नहीं। अगर आप सोसाइटी को पढ़ रहे हैं तो उसको आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं उसकी, अगर आप लिटरेचर को पढ़ रहे हैं तो आप उस लिटरेचर में एक सोसाइटी को पढ़ रहे हैं। तो ये जो मार्क्सिज्म है, जिस तरह मैंने पहले कहा, ये सोसाइटी से ही मिलती जुलती ही लोगों के बारे में ही बातें करते हैं। दूसरा जो वो कहते हैं वो ये है कि मार्क्सिस्ट जो क्रिटिक्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें एक लिटरेरी वर्क में सिर्फ ये नहीं देखना कि एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म के थीम्स क्या है एक वर्क के, या फिर इसका स्टाइल क्या है, इसका प्लॉट या करेक्टराइजेशन क्या है, बल्कि इसमें ये भी देखना है कि इसके सोसाइटी के साथ क्या ताल्लुक़ क्या है इस लिटरेरी वर्क का। और ये भी कहते हैं कि हमें इस लिटरेरी एलिमेंट से बाहर जाना चाहिए, इसके बियॉन्ड हमें काम करना चाहिए और आतर का जो वर्ल्ड है उसको अनकवर करना चाहिए,
उसकी ज़िंदगी क्या है, उसका क्लास कौन सा था, वो क्लासेस के बारे में सोचता क्या है, लिख क्या चुका है, उसके वर्ल्ड व्यू क्या है या उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस चीज़ों के बारे में। इसके अलावा मार्क्सिज्म जो है या मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है, ये एक आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी से ही आथर के फ़िक्शनल वर्ल्ड को एक्सप्रेस किया जाता है। उसकी जो फ़िक्शनल वर्ल्ड है, अगर एक नावल या पोएम वगैरह लिखी गई है तो उससे हमें पता चलता है कि ये किस पाए का इंसान है, औरत है या मर्द है या जो भी राइटर है। और इस आइडियालॉजी से हमें ये पता चलता है कि जो राइटर का दिमाग है उसमें जो चीज़ें चलती है, और अगर मैं एक रीडर हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या नहीं, वो क्लासेस के बारे में गलत सोचता है और मैं सही सोचता हूँ एक रीडर होके, या फिर मैं सही सोचता हूँ वो गलत सोच रहा है। लास्ट में हम ये पढ़ते हैं कि मार्क्सिस्ट जो क्रिटिक होता है वो 3 पॉइंट्स को लेके एक लिटरेरी टेक्स्ट पे अप्लाई करता है, और उससे फिर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो राइटर एक मार्क्सिस्ट है या नहीं है, वो क्लासेस के बारे में अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, जो कि एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक उठाता है, कि ऑथर्स जो है उसकी आइडियालॉजी मालूम होती है हमें उसके करेक्टर से, उसके सेटिंग से, या वो सोसाइटी जो उन्होंने मेंशन की है अपने टेक्स्ट में, उन चीज़ों को एक क्रिटिक देखता है, मार्क्सिस्ट क्रिटिक देखता है, और उससे वो जांचता है, उसे वो बामता है कि ये एक मार्क्सिस्ट है या नहीं है। मतलब वो क्लासेस पे यकीन रखता है या क्लासेस पे यकीन नहीं रखता। उसका जो करेक्टर है, गरीब है अमीर है, वो किस तरह से डील करता है अपने करेक्टर्स को, उसकी जो सेटिंग है वो किस तरह डील हुई है, सोसाइटी जो उन्होंने दी है अगर किसी नावल या पोएम में, तो वो किस तरह दिखाई देगी हमें, या किस तरह दिखाई गई है, उन चीज़ों को एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक देखता है। दूसरा जो पॉइंट है वो एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करता है, और पार्टिकुलरली वो ऑथर के सोशल क्लास के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है कि ये किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, और इस क्लास के इफ़ेक्ट्स ऑथर पे क्या है या ऑथर के इफ़ेक्ट्स इस क्लास पे क्या है। मतलब सोशल जो क्लास है, अगर वो एक गरीब राइटर है, एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके असरात इसके राइटिंग पे कौन कौन से हैं, या एलीट क्लास है या मिडिल क्लास है, तो उसके असरात उसके राइटिंग पे कौन कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन कीट्स ने पोएम वगैरह लिखी है, या फिर थॉमस हार्डी ने एक नावल वगैरह लिखी है, या वर्जीनिया वुल्फ ने, जो भी राइटर हैं, तो उसके बायोग्राफी को अगर हम देखें, उसकी हिस्ट्री को अगर हम देखें, तो उससे थोड़ा बहुत हमें पता चल जाता है कि उसके वर्क पे भी उसके असरात होंगे। तो ये दूसरी चीज़ जो सोशल क्लास है वो इसमें ढूंढी जाती है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वो एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक जो है वो एग्जामिन करता है उस ज़माने के हिस्ट्री और कल्चर को जिसमें वो टेक्स्ट लिखी गई है। कौन सी टेक्स्ट, अगर कोई नावल वगैरह लिखी गई है या पोएम वगैरह लिखी है जॉन कीट्स ने, वर्ड्सवर्थ ने या कॉलरिज ने, तो उस ज़माने में हम चले जाते हैं कि 1820 में, 1815 में अगर ये पोएम लिखी गई है, तो ऑथर ने इस हिस्ट्री को या फिर इस कल्चर को अच्छे से उसकी तस्वीर हमें दिखाई है या नहीं है। तो इन चीज़ों को देखा जाता है, बल्कि अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ऑथर की नीयत को देखा जाता है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में, कि उसके रिफ्लेक्शंस जो है उस सोसाइटी जिसमें वो पला बड़ा है, उसके रिफ्लेक्शंस उस राइटर पे कौन से है, उसका क्लास कौन सा है, या फिर जो हिस्ट्री और उस ज़माने के लोग थे उनको इस राइटर ने अच्छे से हमें दिखाया है उसका पिक्चर या नहीं, झूठ बोल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की मार्क्सिज्म की कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री आप लोग जान चुके होंगे, और लास्ट में मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी को आप जान चुके होंगे। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।